हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आज के इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उसकी जो संरचना है यानी जो स्ट्रक्चर है ऑस्ट्रेलिया का उसके बारे में जानेंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया संपूर्ण रूप से सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जो सबसे फर्स्ट अगर हम इंट्रोडक्टरी चीज़ को डिस्कस करें तो यही है कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट क्या है और उसके लोकेशन वाइज सदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में है और पृथ्वी का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। अब ऑस्ट्रेलिया के अगर रीजनल एक्सटेंशन की हम बात करें, क्षेत्रीय विस्तार की हम बात करें तो देखिए ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का टोटल एरिया, कुल क्षेत्र जो विस्तार है वो 76,86,850 स्क्वायर किलोमीटर है। और यदि हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ओशेनिया को मिला दें, ओशेनिया बेसिकली जो माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और मेलानेशियन जो आइलैंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, उन द्वीपों के क्षेत्र को हम मिला दें तो टोटल इसका एरिया ऑस्ट्रेलिया विद ओशेनिया 85,11,000 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है। वैसे 76,86,850 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन ओशेनिया को मिलाने के बाद इसका एरिया जो है वो बढ़ जाता है। और देखिए ओशेनिया में ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड और जितने भी पैसिफिक ओशन में छोटे छोटे द्वीप समूह हैं जैसे मेलानेशिया है, माइक्रोनेशिया है और पोलिनेशिया है, उनको सम्मिलित किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर सम्मिलित रूप से हम ओशेनिया की बात करें तो ओशेनिया के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड और जितने भी पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में छोटे छोटे द्वीप समूह हैं जैसे जिन्हें मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया कहा जाता है, उनको सम्मिलित किया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया ऑस्ट्रेलिया एंड ओशेनिया वाला पार्ट। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की स्थिति 10 डिग्री 41 मिनट्स दक्षिणी अक्षांश से लेकर 43 डिग्री 39 मिनट्स दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। यानी पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में है तो 10 डिग्री 41 मिनट्स साउथ टू 43 डिग्री 39 मिनट्स साउथ अक्षांश के मध्य ये स्थित है। इसका नाम लैटिन शब्द ऑस्ट्रालिस से लिया गया है जिसका अर्थ है दक्षिण। तो ये लैटिन वर्ड है ऑस्ट्रालिस, उसके नाम से ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया गया है। और इस ऑस्ट्रालिस वर्ड का मतलब ही क्या है? साउथ, दक्षिण जो डायरेक्शन है वो मतलब है। क्योंकि ये पूर्णतः दक्षिण में महाद्वीप दक्षिणी हेमिस्फीयर में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए इसका नाम ऑस्ट्रालिस से ऑस्ट्रेलिया हो गया है। जो एशिया, जो ऑस्ट्रेलिया है वो एशिया और जो कॉन्टिनेंट है उससे 350 किलोमीटर्स की दूरी पर है। वहीं अगर हम साउथ अमेरिका से इसके डिस्टेंस की बात करते हैं तो साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया का जो टोटल डिस्टेंस है वो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है जो चारों ओर से महासागर से आवृत है और इसके जो समुद्र तट है, इसका जो कोस्ट लाइन है तो उसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 9,700 किलोमीटर्स है। ऑस्ट्रेलिया की खोज की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की खोज सबसे पहले पुर्तगाली अन्वेषक डब्ल्यू जॉन्स ने की थी, जिसने दूसरे केप यार्क प्रायद्वीप के पश्चिम तट पर 1606 में अपना कदम रखा था। 17वीं सेंचुरी के चौथे दशक में अबेल तस्मान द्वारा तस्मानिया, न्यूजीलैंड, टोंगा, फिजी तथा बिस्मार्क पेनिनसुला की खोज की गई थी। ब्रिटेन के समुद्री यात्री कैप्टन जेम्स कुक ने 1769 में प्रमाणित किया कि न्यूजीलैंड में कई द्वीप समूह सम्मिलित हैं। जेम्स कुक ने अपने जो दूसरा एक्सपीडिशन था, द्वितीय अभियान था, जो उन्होंने द्वितीय अभियान 1772 से 76 में चला था, और जो तीसरा एक्सपीडिशन था, तृतीयन का जो अभियान था खोज का, वो 1776 से 80 में चला था। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे में इन्होंने न्यू साउथ वेल्स की खोज की तथा न्यूजीलैंड की विस्तृत जानकारी दी।
सबसे पहले 1788 में यहाँ ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापना की गई ऑस्ट्रेलिया में, और लगभग 25 इयर्स तक सिडनी क्षेत्र में ही इनका बसाव रहा यहाँ पर। तटीय क्षेत्र के से आंतरिक भाग में जाने को पर्वत श्रृंखला एक बाधा थी। लावसन, बैक्सलैंड तथा बेंटवर्थ ने पर्वत श्रृंखला को पार कर क्वींसलैंड और विक्टोरिया के में बसाव अपना प्रारंभ किया। कैप्टन स्टुअर्ट ने 1828 में डार्लिंग नदी की खोज की और 1850 में ऑस्ट्रेलिया में लगभग बहुत से लोग आकर बस गए थे। 1850 तक काफ़ी बसाव हो गया, और जो जनसंख्या है अगर हम देखें तो दिन पर दिन उसके बाद में बढ़ती गई। तो ये एक हिस्ट्री थी ऑस्ट्रेलिया की कि कैसे स्लोली ग्रेजुअली कितने लोगों ने यहाँ पे इसकी सर्च की, और कैसे ये लोग स्टार्टिंग में उन पर्वत श्रृंखलाओं को उन्होंने पार किया और नदियों को उन्होंने सर्च किया। तो ये पूरा एक जनरल इंट्रोडक्शन था ऑस्ट्रेलिया का। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया की कई भौगोलिक विशेषताएं भी हैं, जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशल लोकेशन है, विशिष्ट स्थिति है ऑस्ट्रेलिया की। तो विशिष्ट स्थिति कैसे है कि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। ये ऐसा महाद्वीप है जो द्वीप भी है, आइलैंड भी है, महाद्वीप भी है और द्वीप भी है। प्रशांत और हिंद महासागर से आवृत महाद्वीप है ये, और इसकी एक द्वीपीय स्थिति कैसी है? प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से आवृत है। दूसरा, ये एकाकी महाद्वीप है, सॉलिटरी कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया प्राचीन दुनिया यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे निकट है और यहाँ प्राचीन सभ्यता भी विकसित थी, लेकिन इसके संबंध में ऐसा कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि सबसे कट ऑफ था ये, काफ़ी दक्षिण में और एक अलग था, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था, तो किसी लैंड पार्ट से इसका जुड़ाव नहीं था। तो इसे हम एकाकी महाद्वीप भी कह सकते हैं। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो ये है कि ये शुष्क और गर्म महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ ड्राई एंड वार्म कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग उष्ण मरुस्थल है, जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इस महाद्वीप में जो सर्दियाँ जो है वो प्रवेश नहीं करती हैं, और केवल जो ऑस्ट्रेलियन एल्प्स है उसकी जो ऊंची चोटियों को छोड़कर यहाँ पर बर्फ़ नहीं गिरती है। ऑस्ट्रेलियन एल्प्स वाला जो हिस्सा है वहाँ पर बर्फ़ रहती है, बाकी सारा ड्राई कॉन्टिनेंट है। और ऑस्ट्रेलिया में विश्व का अधिकतम तापमान भी अंकित किया गया था, लगभग 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक। काफ़ी हाई टेम्परेचर इस एरिया में रहता है। डेजर्टिक एरिया है यहाँ पर, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है, क्वींसलैंड वाला भाग, वो पूरा का पूरा डेजर्टिक कॉन्टिनेंट है। तो इसकी ये विशेषता है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ अ ड्राई एंड वार्म कॉन्टिनेंट। फोर्थ जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एक विचित्र महाद्वीप है, ये एक पिक्यूलियर कॉन्टिनेंट है। भौगोलिक विशेषताओं के कारण यहाँ की वनस्पति और जीव जंतुओं में विचित्रता यहाँ पर देखी जाती है। ऑस्ट्रेलिया में माले झाड़ी तथा यूकलिप्टस वृक्ष विशिष्ट हैं। कंगारू और डिंगो जानवर जो हैं वो केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। एक तथ्य ऑस्ट्रेलिया के बारे में यह भी है कि यहाँ सबसे अधिक चूहे हैं, जो यहाँ की एक राष्ट्रीय समस्या है। यहाँ विश्व की सबसे वृहत आंतरिक बेसिन है, किंतु उनका पानी खारा होने के कारण उपयोगी नहीं है। एक विशिष्ट बात यह भी है कि 87% उष्ण और शुष्क क्षेत्र होते हुए भी यहाँ 97% जनसंख्या वाइट पॉपुलेशन है, श्वेत जनसंख्या है, बाहर से आई हुई बसी हुई जनसंख्या है। तो काफ़ी विचित्रता लिए हुए है कि माले बुशेस, यूकलिप्टस वृक्ष यहाँ की विशेषताएं हैं। पूरे वेजिटेशन के रूप में ये दो जो वेजिटेशन है ये पाए जाते हैं। दूसरा, कंगारू और डिंगो जानवर केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, अन्य किसी क्षेत्र में नहीं पाए जाते। और दूसरा, इसकी नेशनल प्रॉब्लम जो है वो चूहों की नेशनल प्रॉब्लम है। तो ये भी एक विशेषता है अपने आप में ऑस्ट्रेलिया की। फिर हम कह सकते हैं कि एक एम्प्टी कॉन्टिनेंट है। देखिए, रिक्त महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। रिक्त महाद्वीप से हमारा मतलब ये है कि यहाँ सीमित जनसंख्या है जो विशिष्ट क्षेत्रों में ही सिमट कर रह गई है। शेष वृहत स्थान रिक्त पड़े हैं, कुछ एक पॉकेट्स में ही पॉपुलेशन निवास करती है, बाकी जो जगह हैं वो सारी की सारी खाली पड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 3 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है,
वैसे लेकिन कुछ स्थानों पर 20 किलोमीटर में एक व्यक्ति ही रहता है, मतलब काफ़ी कम पॉपुलेशन यहाँ पर, स्पेशली जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया डेजर्टिक वाला जो पार्ट है वहाँ पे काफ़ी कम पॉपुलेशन पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला इकोनॉमिक ऑस्ट्रेलिया यानी आर्थिक ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर कृषि, पशुपालन, खनिज खनन, उद्योग, परिवहन का विकास हुआ है। और दूसरा है एम्प्टी ऑस्ट्रेलिया, जो शुष्क उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है और यहाँ आज भी विकास नहीं हुआ है और बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। तो आप देख लीजिए एम्प्टी कॉम, वैसे एवरेज पॉपुलेशन 3 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन कहीं कहीं पर 20 किलोमीटर तक आपको एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। और इस कॉन्टिनेंट को, ऑस्ट्रेलिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो इकोनॉमिक ऑस्ट्रेलिया और दूसरा कौन सा है, एम्प्टी ऑस्ट्रेलिया। इकोनॉमिक ऑस्ट्रेलिया वो पार्ट है जहाँ पर एग्रीकल्चर, डेयरी, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रीज़ वगैरह स्टैब्लिश्ड हैं और पॉपुलेशन निवास कर रही है। लेकिन दूसरा हिस्सा जो है रिक्त ऑस्ट्रेलिया यानी एम्प्टी ऑस्ट्रेलिया वाला, वहाँ पर शुष्क उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है वो पूरा, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। तो ये भी अपने आप में एक स्पेशलिटी है ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद है श्वेत निवासियों का महाद्वीप, अ वाइट मैन्स कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया में श्वेतों को बसने का अवसर दिया गया। यहाँ के मूल निवासियों ने किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं किया और उन्हें आंतरिक क्षेत्रों में जो ये श्वेत पॉपुलेशन थी उन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको इंटरनल एरियाज़ में धकेल दिया और कोस्टल एरियाज़ में ये लोग निवास करने लगे। यहाँ के प्रवासियों के लिए सरकार ने वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी बनाई, जिसके अंतर्गत यहाँ स्थायी निवास के लिए केवल श्वेतों को ही अनुमति दी गई। इसका कारण सीमित संसाधन एवं सीमित उपयुक्त स्थलों का होना दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, पर ये मानवाधिकार, अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ये थोड़ा अलग है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ने वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी बनाई यहाँ के लोगों ने, और काफ़ी लोग बाहर से आकर यहाँ बसे। केवल मूल निवासियों को इससे नुकसान हुआ क्योंकि उन लोगों ने मूल निवासियों को और इंटरनल एरियाज़ की तरफ धकेल दिया। तो ये स्पेशलिटी है। ऑस्ट्रेलिया की एक अन्य विशेषताओं में महाद्वीप का सुसंहत होना है, यानी कॉम्पैक्टनेस है। काफ़ी कॉम्पैक्ट कॉन्टिनेंट है, बहुत फैला हुआ कॉन्टिनेंट नहीं है। और प्राचीन शैलों का मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में विस्तार है। यहाँ पर उत्तर पूर्वी तट के सहारे विशाल प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है और यहाँ पर ज्वालामुखी भी नहीं पाए जाते हैं। तो ये भी अपने आप में एक विशेषता है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो एक वर्ल्ड फेमस रीफ है, कोरल रीफ है, और ऑस्ट्रेलिया की ये अपनी एक धरोहर भी है और उसकी एक विशेषता भी है। तो ये तो था एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया का, आपको समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की संरचना की, यानी ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, संरचना की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया प्राचीनतम पैंजिया के विखंडन के बाद दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड का अंग था, जिसमें दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी भारत तथा ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित थे, जो कालांतर में प्रवाहित होकर वर्तमान स्थिति में अवस्थित हो गए। तो गोंडवानालैंड का पार्ट था, पैंजिया के विखंडन के बाद में बना और गोंडवानालैंड का पार्ट माना जाता है। और गोंडवानालैंड के बाद में से फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इससे अलग हो गए। इसलिए ऑस्ट्रेलिया विश्व के प्राचीनतम भूखंडों में से एक है। यहाँ आद्य महाकल्प तथा पुराजीवी महाकल्प की शैलें हैं, जिसमें नीस और सिस्ट शैलों की प्रधानता है। ये आपको ध्यान रखें, ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली पुराजीवी महाकल्प की शैलें हैं, नीस और सिस्ट रॉक्स यहाँ पर पाई जाती हैं। पैलेजोइक महाकल्प के साइल्यूरियन और डेवोनियन काल में सामुद्रिक उथल पुथल में ऑस्ट्रेलिया में भी सामुद्रिक अतिक्रमण से युक्ला बेसिन और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का कम्बिरले समुद्री भाग हो गया। यहाँ प्रवाल और जो जीवों की बहुलता थी, जो कालांतर में चूने के पत्थर में परिवर्तित हो गए। कारण यही था कि इस एरिया के अंतर्गत जो ये प्रवाल बनाने वाले जो जीव थे उनकी बहुलता थी, और इस कारण धीरे धीरे ये इनका जो भाग था, वो जो जीव थे वो चूने पत्थर में परिवर्तित हो गए। परमिन काल में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी सागरों में
उथली खाड़ियाँ तथा झीलें बन गई और पर्वत निर्माणकारी शक्तियों द्वारा पूर्वी कॉर्डिलेरा पर्वत की रचना हुई। मेसोजोइक युग में ऑस्ट्रेलिया की संप्राय भूमि समुद्री भाग में डूब गई। दक्षिणी तटीय भाग में गर्त की रचना हुई, जिसके कारण तस्मानिया मुख्य स्थलखंड से अलग हो गया। तस्मानिया एक आइलैंड स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का, और इस काल में जो मेसोजोइक एज था उसमें ये मुख्य स्थलखंड से अलग हो गया। मायोसीन युग में भूगर्भिक संचलनों के कारण ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट का उत्तरी क्षेत्र तथा मरे की खाड़ी का क्षेत्र समुद्र तल से नीचे धंस गया और वास जल डमरू मध्य से लेकर उत्तरी क्वींसलैंड तक का समुद्र तटीय क्षेत्र बेसिन लावा की परतों से ढक गया। अभिनव युग में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की दक्षिणी संकरी मैदानी पट्टी का निर्माण हुआ। इसी में नूला बोट मैदान भी है, जहाँ चूना पत्थर वृहद मात्रा में स्थित है। और ये जो चीज़ें हैं हम जो आगे मैप है उसमें देख लेंगे। इस पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को 6 संरचना प्रदेश हैं इसके। पहला है आद्य एवं पुराजीवी महाकल्प की शैलें। अब आद्य एवं पुराजीवी महाकल्प की शैलों को यदि हम देखें तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये आद्य एवं पुराजीवी महाकल्प की शैलों से निर्मित क्षेत्र है ये पूरा। उसके बाद जो आता है वो मध्यजीवी महाकल्प की शैलें हैं। तो मध्यजीवी महाकल्प की शैलों वाला हम भाग देखें तो इसमें वलित पर्वत और जलज शैल दोनों सम्मिलित हो जाते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये दूसरा पार्ट है लैंडफॉर्म का, मध्यजीवी महाकल्पी शैलें वाला पार्ट, जिसमें वलित पर्वत और जलज शैलें, और ये वाला तस्मानिया वाला जो हिस्सा है ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद है नवीनतम अवसादी शैलें, जिसमें समुद्र तटीय मैदान, चूना पत्थर एवं मरे डार्लिंग बेसिन आ जाते हैं। तो नवीन अवसादी शैलों का हम भाग देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ये नवीन अवसादी शैलों वाला हिस्सा है। उसके बाद उच्च भूमि की प्राचीन शैलें हैं आती हैं। उच्च भूमि की प्राचीन शैलें ये वाला हिस्सा आ गया, ये उच्च भूमि की प्राचीन शैलों वाला हिस्सा आ गया। उसके बाद नवीनतम अवसादी शैलों का उत्सूत्र बेसिन, जो नवीनतम अवसादी शैलों वाला जो बेसिन है इसका हम देखें तो ये जो भाग है ये पूरा हिस्सा प्राचीन शैलों का नवीन जो बेसिन है ये पूरा इसके अंतर्गत आ गया। फिर वलित पर्वत व उच्च भूमि की शैलें, तो उच्च भूमि की शैलों वाला भाग भी हमारा इसके अंतर्गत आ गया। और ये जो पार्ट है समुद्र तटीय मैदान वाला हिस्सा आ गया। तो ये पूरा एक जोग्राफिकल स्ट्रक्चरल बेसिन है, स्ट्रक्चर है। और सबसे बड़ा अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो आद्य एवं पुराजीवी महाकल्प की शैलें इसमें आ गई। फिर मरे डार्लिंग बेसिन भी आ गया। मरे डार्लिंग बेसिन का हम देखें नवीन अवसादी शैलों के साथ साथ ये मरे डार्लिंग बेसिन वाला हिस्सा आ गया। ये मरे डार्लिंग बेसिन वाला हिस्सा आ गया ये इसके अंतर्गत, जिसमें नवीन अवसादी शैलें भी हैं और मरे डार्लिंग बेसिन का हिस्सा, समुद्र तटीय मैदान भी इसके अंतर्गत हमारा सम्मिलित है। तो ये सारा एक स्ट्रक्चर है अलग अलग इसका। और सबसे बड़ा स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो है आद्य एवं पुराजीवी महाकल्प। तो मैप से आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। नवीनतम अवसादी शैलें वाला बेसिन, मरे डार्लिंग बेसिन अलग आ गया, ये वाला बिगेस्ट इसका जो पार्ट है। तो अगले वीडियो में हम जो इसका रिलीफ पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे।